टू लार्ज कैप स्टॉक्स विथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोड्स के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हो तो मेरी एक परंपरा है, मैं पहले नाम बता देता हूं, क्योंकि जो सिर्फ नाम के लिए आए उनको निराश नहीं करना चाहिए। एशियन पेंट्स एंड पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो एक डिटेल्ड एनालिसिस इन दोनों कंपनीज का मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। एक 5G एनालिसिस, उस फॉर्मेट में एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसमें फाइनेंशियल्स के बारे में देखेंगे, इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे, एंटरप्राइज यानी कि कंपनी के बारे में भी देखेंगे, एंड लास्ट G इज फॉर गवर्नेंस। तो ऐसा ये 5G एनालिसिस में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। सो आइए दोस्तों, मेरा नाम है परिमल आडे और आपको ये एक डिटेल्ड एनालिसिस में प्रेजेंट करने वाला हूं आज। तो पहली वो कंपनी जो है वो है एशियन पेंट्स, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं एंटरप्राइज के रिलेटेड एशियन पेंट्स एज ए कंपनी कैसी है, क्या है मार्केट पोजीशनिंग, क्या है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है, एंड दो बिगेस्ट मोड्स क्या है कंपनी के, उसके बारे में भी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 कंपनी इन इंडिया है अगर पेंट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, और 50 साल की या फिर 50 साल से भी ज्यादा की लीडरशिप पोजीशन इस कंपनी ने यहाँ पे रखी हुई है। अगर पूरे एशिया में हम बात करेंगे तो 3rd लार्जेस्ट कंपनी है, पेंट कंपनी है ये एशिया में, एंड पूरी दुनिया में ये 9th लार्जेस्ट कंपनी है पेंट इंडस्ट्री में। और अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं तो पेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इनका। डेकोरेटिव पेंट स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे, जिसमें अराउंड 60% का मार्केट शेयर है कंपनी का। एंड इंडस्ट्रियल कोटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल पेंट्स में, वहां पे भी अराउंड 15% का मार्केट शेयर कंपनी के पास है। अदर प्रोडक्ट्स हम देखेंगे तो वाटर प्रूफिंग में भी है ये कंपनी, जहां पे ऑर्गेनाइज सेगमेंट में अराउंड 25% का मार्केट शेयर एशियन पेंट्स के पास है। और बहुत ही स्ट्रांग, मतलब अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्चेस किए हैं, बट बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। सो ये भी इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो मोट में है, वो हम बताएंगे, उस पर मैं और ज्यादा डिस्कशन करूंगा। देन और प्रोडक्ट्स अगर हम बोलेंगे तो वॉल कवरिंग्स है, एडिसिव्स है, डेकोर है, किचन एंड बाथ बिजनेस में भी काफी एग्रेसिवली ये अभी मतलब एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। Though the success is not very high, but I think they are still trying. So I think looking at their distribution and dealership mode, I think one day they will be successful in these segments also, ऐसा मुझे लगता है। अब दो बिगेस्ट मोड्स क्या है कंपनी के, उसके बारे में बात करेंगे और उस पर थोड़ा सा फोकस भी करेंगे। तो पहली जो मोड है कंपनी की वो है स्केल। जिस स्केल पे ये कंपनी काम करती है, अगर प्रेजेंस हम देखेंगे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का, तो 60 से ज्यादा 60+ कंट्रीज में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रेजेंस है। 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है एशियन पेंट्स के पास, और ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिर्फ इंडिया में नहीं है, 15 कंट्रीज में ये प्रेजेंट है। अगर इंस्टॉल्ड डेकोरेटिव पेंट की कैपेसिटी हम देखते हैं तो 17.3 लाख किलो लीटर पर एनम का इनका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और ऐसा नहीं कि सबके सब यही करते हैं, इवन दे हैव आउटसोर्स्ड अराउंड मोर देन 6 लाख किलो लीटर पर एनम ऑफ द कैपेसिटी। तो ये भी मतलब अगर आप देखोगे तो स्केल आपको समझ में आ रही होगी, एंड व्हाई दिस कंपनी इज अ मार्केट लीडर। 60% का मार्केट शेयर अगर डेकोरेटिव पेंट्स में है, जो सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, और जिस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम इंडिया में बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि स्पेंडिंग जो है इस सेगमेंट में ये और ज्यादा आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो लाइफस्टाइल है वो अपग्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां आप रह रहे हो वो चीज और अच्छी हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया मार्केट यहां पे आने वाले समय में लगता है पेंट इंडस्ट्री का। देन फोकस जो है R&D पे भी बहुत ज्यादा है। 25+ न्यू कलर एडिशंस एवरी ईयर इस कंपनी ने किए हुए हैं। 29 नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज FY22 में लॉन्च किए थे। तो स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो यू विल कम टू नो व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपनी इज इंडियाज नंबर 1 पेंट कंपनी, एंड दैट टू कंसिस्टेंटली। मतलब 50 साल से ज्यादा अगर आप मार्केट लीडरशिप पोजीशन रखते हो और एवरी ईयर यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव दैट पर्टिकुलर पोजीशन, इट शोज द काइंड ऑफ स्केल दिस कंपनी हैज। अगर दूसरा इसका इकोनॉमिक मोट हम देखते हैं, जो बहुत बड़ा मोट है, वो है एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। 70,000+ डीलर नेटवर्क है इंडिया में एशियन पेंट्स के पास। 1.45 लाख प्लस रिटेल टच पॉइंट्स है इंडिया में एशियन पेंट्स के पास। इंस्टॉल्ड पेंट मतलब दे हैव
installed paint dispensing machines with almost all retailers, which saves them warehousing and encourage retailers to sell Asian Paints products. तो यहाँ पे जो मशीन्स उन्होंने इंस्टॉल की हुई है डिस्पेंसिंग की, पेंट डिस्पेंसिंग की, उसकी वजह से जो सप्लाई चेन मैनेज करना होता है कंपनी को, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो कर पाते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मोड जो दूसरे प्लेयर्स अभी तक नहीं कर पाए हैं. आप समझ रहे हो 70,000 प्लस डीलर्स. कोविड के दौरान जब प्रॉब्लम्स हुए थे इंडस्ट्री में, आई थिंक दे हैव हैंडल्ड देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलरशिप नेटवर्क सो वेल. इवन जहां जहां पे जो डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वहां पे इवन फाइनेंशियली आल्सो दिस कंपनी हैज सपोर्टेड देयर डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. तो आप समझ रहे हो जो एक वॉलेट शेयर लेने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वहां पे इन अ वे उन्होंने इतना जबरदस्त इमोशनल अपील बनाया हुआ है. सो मुझे लगता है ये जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ है ड्यूरिंग द क्राइसिस, I think this is also going to be the biggest mode जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ये और ज्यादा वैल्यू वहां पे ऐड करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एंटरप्राइज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, सो डेफिनेटली दिस इज एट अ सॉलिड फुटिंग एशियन पेंट्स, ऐसा मुझे लगता है. देन अब दूसरा पॉइंट जो है वो इंडस्ट्री एज अ सेक्टर, पेंट इंडस्ट्री एज अ सेक्टर कैसा लगता है उसके बारे में यहां पे हम बात करेंगे. सो साइज क्या है पेंट इंडस्ट्री की पूरे इंडिया में? अगर साइज हम देखेंगे तो 60,000 करोड़ रुपीस का या फिर 60,000 करोड़ प्लस का साइज है ईयरली. अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो उसमें से 75% का जो शेयर है वो डेकोरेटिव पेंट्स में है, जिसमें एशियन पेंट्स इज द मार्केट लीडर विद 60% मार्केट शेयर. एंड इंडस्ट्रियल पेंट्स का जो है यहाँ पे रेवेन्यू शेयर दैट इज 25%. तो अगर सिर्फ डेकोरेटिव पेंट्स पे हम फोकस करते हैं, जहां पे 45,000 करोड़ रुपीस का ये मार्केट है, जिसमें ऑर्गेनाइज प्लेयर जैसे कि एशियन पेंट्स हो, बर्जर पेंट्स हो, एक्सो नोबेल हो, इंडिगो पेंट्स हो, ये जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है ये 65% बिलोंग करते हैं. एंड अनऑर्गेनाइज मार्केट भी 35% का है, जो ईयर ऑन ईयर कम होता जा रहा है अनऑर्गेनाइज. And these organized players are gaining market share from these unorganized players. तो एशियन पेंट्स का इनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स में 60% का मार्केट शेयर है. देयर आर ओनली 2 players with 80% रेवेन्यू फ्रॉम डेकोरेटिव पेंट्स. मतलब जो पूरा रेवेन्यू आता है एशियन पेंट्स का, उसमें से 80% रेवेन्यू जो आता है वो डेकोरेटिव पेंट से आता है. उसके साथ और एक कंपनी है बर्जर पेंट्स, उनका भी रेवेन्यू जो आता है डेकोरेटिव पेंट से, दैट इज ऑल्सो मोर देन 85%. एशियन पेंट्स का अगर सिर्फ एशियन पेंट्स का हम नंबर ये देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 85% इन फाइनेंशियल ईयर 22. सो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल पेंट अगर हम देखेंगे इज मेजरली डिपेंडेंट और ड्रिवन बाय द डिमांड ऑफ ऑटो सेक्टर. 40 to 50% ऑफ द इंडस्ट्रियल पेंट की जो डिमांड है वो ऑटो सेक्टर से आती है. एंड दिस इज अ साइक्लिकल सेक्टर, सो जिसपे इनकी डिपेंडेंसी कम है. सो ऐसा नहीं है कि मतलब दे आर नॉट लुकिंग और अपॉर्चुनिटीज आ रही तो दे विल नॉट कैटर टू दोज अपॉर्चुनिटीज. ऑब्वियसली दे विल फोकस ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. बट मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो डेकोरेटिव मार्केट है, आई थिंक द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मच हायर इन डेकोरेटिव मार्केट कंपेयर्ड टू ऑटो मार्केट, ऐसा मुझे लगता है. बाकी बट इंडस्ट्री में ओवरऑल अगर हमने अच्छी बातें की तो देयर आर रिस्क्स ऑल्सो, जैसे कि ये बहुत ही रॉ मटेरियल इंटेंसिव सेक्टर है. आप लोगों को पता है ना कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं उसका पेंट इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है. जब हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको. सो 50% जो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव, मतलब 50% ऑफ द रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स, जहां पे वो प्राइसेस ऑलमोस्ट 70 to 80% से बढ़ चुके हैं. सो ऑब्वियसली दे हैड एन इंपैक्ट ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी. वो फाइनेंशियल्स में हम देखेंगे. 300 प्लस रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सो आप समझ रहे हो कितने सारे रॉ मटेरियल यहाँ पे इन्वॉल्व है. और स्पेसिफिकली ये लास्ट 1.5 year 2 years में जो हुआ है, कमोडिटी प्राइसेस जिस तरीके से बढ़े हैं, तो उसका इंपैक्ट इस इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा हुआ है. जब वैल्यूएशन पे हम बात करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा. सो स्टीप इन्फ्लेशन इन क्रूड ऑयल ड्यू टू सप्लाई डिसरप्शन बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये एक बहुत बड़ा ड्रैगर रहा है इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे. जो हमने जब फाइनेंशियल्स पे हम देखेंगे तो वहां पे वो प्रॉब्लम है. सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी रिस्क है. क्रूड ऑयल ये एक बहुत बड़ी रिस्क है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए. बट आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो जैसे ऑटो इंडस्ट्री या फिर फ्यूल इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं सो आने वाले समय में क्रूड ऑयल की डिमांड धीरे धीरे कम होने वाली है. एंड शॉक्स लाइक दीज, यूक्रेन रशिया वॉर, जहां पे
आई थिंक बहुत सारी इकोनॉमीज को फोकस किया जाएगा कि वी विल हैव टू इंप्रूव द अदर एनर्जी रिसोर्सेज। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड ऑफ क्रूड विल गो डाउन, बट फॉर दिस इंडस्ट्री आई थिंक अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स जो है उनके भी प्राइसेस नीचे जाएंगे, एंड दैट विल हेल्प दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री टू इंप्रूव देयर मार्जिन्स, ऐसा लगता है। अब मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इस इंडस्ट्री के, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो अंडर पेनिट्रेशन इन इंडिया पेंट इंडस्ट्री ये बहुत ज्यादा है। 4 kg का पर कैपिटा का कंजम्पशन इंडिया में विज़ा विज़ ग्लोबल एवरेज इज ऑफ 12 to 15 kg, मतलब यहीं से 3 to 4 टाइम्स की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज अगर हम डेवलपिंग टू डेवलप वर्ल्ड भी धीरे धीरे बनते जाएंगे तो वहां पे हो सकता है। इट ऑफर्स immense headroom for domestic market to grow in the long term because of this under penetration. Strong demographic dividends ये भी factors है growth के, जैसे कि rise in disposable income of the average middle class, अर्बनाइजेशन, ग्रोइंग रूरल मार्केट, शॉर्टनिंग ऑफ रीपेंटिंग साइकिल, मतलब आप पहले 8-8 10-10 साल रीपेंटिंग नहीं होती थी, बट अब पीपल आर थिंकिंग भाई वो 2-3 साल से वो नंबर कम हो रहा है। सो इफेक्टिवली इफ इट कम्स डाउन टू 3 to 4 years, आई थिंक दिस विल गिव अ बिग बूस्ट फॉर द सेल इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं और वो पॉइंट है फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो लास्ट 5 ईयर में जो रेवेन्यूज ग्रोथ हुई है इस कंपनी की फ्रॉम 15,000 करोड़ रुपीस टू 29,000 करोड़ रुपीस, यानी ऑलमोस्ट 14.1% CAGR ग्रोथ रेवेन्यू में रही है। एबिटा के मार्जिन्स अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली लास्ट ईयर वाज अ बैड ईयर बिकॉज ऑफ हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो मार्जिन्स काफी इंपैक्ट हुए फ्रॉम 22.4% टू 16.5%, बट ओवरऑल अगर FY21 तक देखेंगे हम, FY17 टू FY21, तो मार्जिन्स हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम 19.9% टू 22.4%। पैट का भी वही हाल है। पैट के नंबर्स अगर हम देखेंगे फ्रॉम 1939 करोड़ रुपीस टू 3,000 करोड़ रुपीस इन लास्ट 5 years, but last year it has gone down. The profit margins, profit after tax margins, net profit margins have gone down from 14.5% to 10.4%. otherwise अगर FY17 to FY21 के नंबर हम देखेंगे तो वहां पे 12.9% से 14.5% तक पैट मार्जिन्स एक्चुअली इंप्रूव हुए थे बिकॉज ऑफ द फॉलिंग नेट प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। द ROE and ROC numbers have also gone down, but the numbers are quite strong. 30.7% ROCE का नंबर है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 23%। सो अगर ये नंबर्स हम देखेंगे तो डेफिनेटली कंपनी इज वेल पोजिशन्ड टू इंप्रूव द नंबर्स ऑल्सो। एक बार ये रॉ मटेरियल के कॉस्ट थोड़े कम हो जाएंगे या फिर कंट्रोल में आ जाएंगे, I will not be surprised. The numbers will again go beyond 35, 37, even 40% also from the return on capital employed point of view. And I will not be surprised in coming years, even the ROE number, return on equity number also can cross 30% level. ये भी हमने देखना चाहिए। Debt to equity ratio के बारे में हम देखेंगे तो almost negligible debt है, 0.06 का debt to equity ratio है। Interest coverage ratio is 44.6. So from that point of view, I don't, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। अब गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, कुछ पॉजिटिव्स भी है और कुछ निगेटिव्स भी है। तो पहले पॉजिटिव्स पे ध्यान देते हैं। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो काफी अच्छी है, 52.63% की, और ये कांस्टेंट है लास्ट 2 years में। कंपनी ऑल्सो हैज 4.42% स्टेक इन पियर पेंट कंपनी एक्सो नोबेल, जो आपको पता होगा, तो उसमें भी उन्होंने स्टेक लिया हुआ है। FIS की होल्डिंग काफी स्ट्रांग है, 19.45% की FIS की होल्डिंग है कंपनी के पास। और एबिटा माइनस टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इट इज 94%। अब इससे क्या हम इंफर कर सकते हैं? इट मींस द कंपनी इज वेरी गुड इन कन्वर्टिंग इट्स कैश फ्लोज इनटू प्रॉफिटेबिलिटी वेरी इफेक्टिवली। सो ये जो एबिटा माइनस टैक्सेस एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर हम देखते हैं तो वो 94% है, मतलब पेपर पे प्रॉफिट्स नहीं है, अकाउंट में प्रॉफिट्स आ रहे हैं। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइड। बट व्हाट आर द नेगेटिव्स? नेगेटिव्स आर कंपनी के प्रमोटर्स ने 11.08% का प्लेजिंग किया हुआ है। अब कंपनी को जरूरत है क्या? नहीं है, बट फिर भी उन्होंने प्लेज करके कुछ और बिजनेसेस में शायद पैसा लगाया होगा। सो दैट इज अ नेगेटिव थिंग, बट ये इट इज कंसिस्टेंटली देयर। बट ओवरऑल जो मैनेजमेंट है, आई थिंक प्रोफेशनल्स को उन्होंने कंपनी मैनेज करने के लिए दी है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई स्टिल फील कि जो कोर मैनेजर्स है दे आर स्टिल वर्किंग ओनली फॉर द कंपनी एंड देयर अटेंशन इज नॉट डिवाइडेड। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। There was a whistleblower complaint also about a related party transaction carried out by the promoters of Asian Paints. तो उसके बारे में, मतलब ये एक निगेटिव है जिसपे अभी तक कोई ऐसा कंपनी के अगेंस्ट कुछ रूलिंग हुआ नहीं है, बट इट इज देयर।
एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग जो है वो कंपेयर्ड टू अदर कंपनीज इज लो, दैट इज एट 7.61%। हो सकता है ये विसल ब्लोअर के चक्कर में शायद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने थोड़ा कम एलोकेशन वहां पे रखा होगा। अब वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 10 साल में जो कंपनी ने रिटर्न दिया दैट इज 21.6% का सीएजीआर रिटर्न दिया है लास्ट 10 इयर्स में। करंट पी इज एट 85 व्हिच इज ऑब्वियसली क्वाइट हाई, बट अगर 1 साल 3 साल और 5 साल के मीडियन पी रेशियोज हम देखते हैं, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज कंपेरेबल। मुझे ऐसा लगता है। Though, is it justified? No, it is not justified. The capacity of the company of ROC and ROE, ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की कैपेसिटी मोर देन 40% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी की कैपेसिटी मोर देन 30% की है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी कंपनी की काफी ज्यादा है, और इसीलिए शायद प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी को मिले हैं। बट रिसेंट लास्ट 12 मंथ्स में अगर हम बात करेंगे तो मार्जिन्स हैव इंपैक्टेड अ लॉट। रीजन क्रूड ऑयल। सो होपफुली अगर क्रूड ऑयल सेटल हो जाएगा आने वाले 6 से 12 महीनों में, सो अगेन द प्रॉफिटेबिलिटी कैन गो अप, बट टिल दैट टाइम द प्रेशर विल बी देयर एंड द वैल्यूएशन कैन लुक एक्सपेंसिव। प्लस जिस तरीके से ग्रासिम ने एक एंट्री ली है इस मार्केट में, तो वो भी एक वैल्यूएशन पे प्रेशर बिल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। आई सीरियसली डाउट कि यहाँ पे नंबर 1 प्लेयर को ग्रासिम इतना मूव कर पाएगा क्या। डेफिनेटली नंबर 3, नंबर 4 प्लेयर्स को ग्रासिम इज अ थ्रेट, but for number 1 and number 2 I strongly feel they have very strong moats, so it will be very difficult for these companies to move away. So वो भी आपको यहाँ पे देखना होगा। So I think अगर इंडस्ट्री वाइज हम देखते हैं वैल्यूएशन, तो बर्जर पेंट इज ट्रेडिंग एट 68 टाइम्स पी, कंसाई नेरोलैक 60 टाइम्स, इंडिगो पेंट्स 86 टाइम्स एंड एक्सो नोबेल 28 टाइम्स। So I think premium valuations are there, but being a market leader and a dominant player, strong moats regarding scale and distribution network, ये reason हो सकता है why this company is trading at such a premium valuation. So ये एशियन पेंट्स के रिलेटेड था। अब दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। तो कंपनी के बारे में पहले समझते हैं। सो मार्केट पोजीशनिंग कैसी है? सो नंबर 1 एडिसिव कंपनी इन इंडिया, 60+ years ऑफ मार्केट लीडरशिप। माइग्रेशन फ्रॉम एडिसिव टू कंप्लीट होम इंप्रूवमेंट कंपनी करने की कोशिश कर रही है। ब्रांड प्लेयर इन कमोडिटाइज सेगमेंट, ये भी एक मार्केट पोजीशनिंग कंपनी की है। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे तो अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। एडिसिव्स एंड सीलेंट्स आर 70% मार्केट शेयर है कंपनी के पास। कंस्ट्रक्शन एंड पेंट केमिकल्स 50% मार्केट शेयर्स एंड फास्टली ग्रोइंग। इंडस्ट्रियल रेजिन्स, पिगमेंट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल्स, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है। सो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वाटर प्रूफिंग हो या फिर एडेसिव्स हो, तो यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट शेयर कंपनी के पास अवेलेबल है। अब मोड्स क्या है कंपनी के, इसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज द मोड फॉर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। 6000+ SKUs, 600+ products, 4800+ distributors, 43 warehouses, 26 plants and 29 co-makers, 7500+ employees, servicing more than 2 lakh dealers, retailers and contractors, 5 research and development centers, international manufacturing facilities in USA, Thailand, Dubai, Brazil, Egypt, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड केनिया। तो अक्रॉस द बोर्ड मतलब इंटरनेशनल प्रेजेंस इनका अवेलेबल है। एक्सपोर्ट्स टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका टू। तो ये एक्सटेंसिव डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड प्रेजेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोड कंपनी इज हैविंग। देन द सेकंड मोड इज वाइड प्रेजेंस अक्रॉस द कंस्ट्रक्शन वर्टिकल। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कारपेंटर्स हो, पेंटर्स हो, प्लम्बर्स हो, हाउस होल्ड्स हो, यहां से उनको 80% ऑफ द रेवेन्यू आता है। एंड दिस इज कॉल्ड अ रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ वे। अगर आप देखोगे तो 80% इज रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम दीज प्लेयर्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस दीज प्लेयर्स, ये हमने समझना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई ये जो प्रेजेंस है इनका, ये डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से डेवलप किया है कंपनी ने, मेरे हिसाब से आई थिंक दिस रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन is phenomenal, and that too मतलब retail customers में बोलूंगा, rather why distribution, these are retail customers company is having. I think this is phenomenal. They have very strong penetration in tier 2, tier 3, tier 4 cities, even in rural areas or semi-urban areas also. I think they have very strong presence, there is no doubt. Company is creating an ecosystem of niche product catering to the needs of the construction activities, which is making it an almost monopoly. So आप एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा
तीसरे के साथ चौथा। मतलब इन अ वे जब आपको कारपेंटर चाहिए, पेंटर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, हाउस होल्ड चाहिए, तो हर जगह पे आपने अपनी वो इकोसिस्टम डेवलप करके रखी है जहां पे आप आपके प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर सकते हो। एंड इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट, company has decided not to increase the prices. क्यों? Because they want to increase their wallet share. So I think from that point of view also, the competition is not able to do that, but this company is doing that, and इसीलिए यहाँ पे मार्केट शेयर और वॉलेट शेयर बढ़ाने में ये कंपनीज लगे हुए। सो यू जस्ट इमेजिन कि क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है ये दोनों कंपनीज को बहुत अच्छी तरीके से पता है, एशियन पेंट्स हो या फिर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हो। सो कंपनी इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इनटू रोबोटिक्स इन ऑर्डर टू ऑटोमेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑल्सो। वहां पे भी ये कोशिश वहां पे जारी है। It will be little B2B kind of thing rather than B2C. So देखते हैं, let's see क्या क्या होता है यहाँ पे। अभी तो उन्होंने एंट्री की है उसमें, so let us see। अब इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो इंडिया की जो एडेसिव एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल इंडस्ट्री है उसकी जो अगर साइज हम देखते हैं तो आई थिंक पहले ओवरऑल ग्लोबल साइज हम देखेंगे तो $65 बिलियन की ये इंडस्ट्री है ग्लोबली, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिटवीन 5 to 7% टिल 2030। अगर वाटरप्रूफिंग मार्केट की बात हम करेंगे इंडिया में तो दैट इंडस्ट्री इज अराउंड 6,000 crore रुपीज एंड इज ग्रोइंग एट 15% पर एनम। और इसमें ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पिडिलाइट का 70% मार्केट शेयर जो है वो एडेसिव्स में है, 50% मार्केट शेयर जो है वो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में है, मतलब वाटरप्रूफिंग सेगमेंट में। दो इसमें एशियन पेंट्स ने एक अच्छी खासी एंट्री ली हुई है विद 25% मार्केट शेयर इन सच अ शॉर्ट टाइम। सो वो भी एक चीज है, डेफिनेटली कंपटीशन है, बट आई थिंक मुझे लगता है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट भी ज्यादा है, तो वहां से एक अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश ये दोनों कंपनीज यहाँ पे करते रहेंगे। की रिस्क क्या है? अगेन द सेम रिस्क, रॉ मटेरियल एंड कैपेक्स इंटेंसिव सेक्टर है। इसका जो एक मेन रॉ मटेरियल है विनिल एसीटेट मोनोमर, ये वन ऑफ द की रॉ मटेरियल्स है जिसके प्राइसेस लास्ट 1 ईयर में 100% बढ़ चुके हैं। तो यहां पे ये रिस्क है इंडस्ट्री को, बट इस रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। जो हाई मार्जिन थे उनको डिक्रीज होने दिया है, बट आई थिंक द कंपनी हैज डन वेल। सो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन इज द मेजर इशू इन फॉर द राइज इन प्राइसेस ऑफ दिस मेन रॉ मटेरियल विच इज विनिल एसीटेट मोनोमर। सो आई थिंक इसके प्राइसेस बढ़ने की वजह से स्ट्रॉन्ग इरोजन इन ऑपरेटिंग मार्जिन्स हुए केमिकल कंपनीज के लिए, जिसमें इवन पिडिलाइट भी यहाँ पे आता है। बट आई थिंक छोटे प्लेयर्स, स्मॉल प्लेयर्स, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, दे आर सफरिंग मोर। अब मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इस इंडस्ट्री के, इसके बारे में बात करते हैं। सो कंस्ट्रक्शन केमिकल स्पेसिफिकली वाटरप्रूफिंग सेगमेंट इज मेजरली अंडर पेनिट्रेटेड, दैट इज ओनली 25% इन इंडिया। सो रिलेटिव साइज ऑफ वाटरप्रूफिंग वर्सेस पेंट इंडस्ट्री इन इंडिया इज 1:10। मतलब 10 रुपए का अगर वॉल्यूम या रेवेन्यू पेंट से आ रहा है तो सिर्फ 1 रुपए का यहां से आ रहा है। बट ग्लोबली अगर डेवलप मार्केट में पेनिट्रेशन आप देखोगे वाटरप्रूफिंग वर्सेस पेंट विच इज एट 1:3। तो आप समझ रहे हो कि 1:10 और 1:3 मतलब कितना स्कोप अवेलेबल है इवन वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री के लिए। पहले तो पेंट इंडस्ट्री के लिए स्कोप कितना अवेलेबल है? 4 kg का पर कैपिटा का कंजम्पशन है इंडिया में, वर्ल्ड में है वो 12 से 15 kg का है। उसमें अगर हम उसको और ज्यादा, मतलब वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है, प्लस यहाँ पे वाटरप्रूफिंग वर्सेस पेंट 1:10 विज़ाविज़ 1:3 इन डेवलप्ड वर्ल्ड। तो आप समझ रहे हो मतलब डबल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है इवन दिस वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल। दिस इज अ बिग 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 ग्रोथ ड्राइवर मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में। एंड अगेन द डेमोग्राफिक फैक्टर्स आर देयर फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विच इज राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द एवरेज मिडिल क्लास, अर्बनाइजेशन, ग्रोइंग रूरल मार्केट। ये तो जैसे एशियन पेंट्स के लिए वैसे इस इंडस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है। अब फाइनेंशियल्स पे आते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के। रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो सीएजीआर जो है वो 12% का है रेवेन्यू में, फ्रॉम 5,617 करोड़ रुपीज टू 9,921 करोड़ रुपीज तक ये रेवेन्यू ग्रो हुआ है। स्पेसिफिकली FY22 वाज वेरी गुड फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू। बट मार्जिन्स में अगर हम बात करेंगे तो FY21 के जो मार्जिन्स थे, एबिटा मार्जिन्स, they were at 23.1% which has gone down to 18.6% in FY22। क्यों? Because जो मेन रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस 100% से बड़ी है। So obviously it has impacted their margins, but still 18.6% is a strong margin. I will not be surprised once the things will start settling down, the margins can go up beyond 23, 24, even 25% also. So we'll wait for that day.
पैट के अगर नंबर्स आप देखोगे तो पैट नंबर इन लास्ट 5 years 860 crore to 1208 crore rupees, though growth is not very high, but because I think margins have decreased in last 1 year, overall I think competition is also growing, but the opportunities are ample for this particular company. ROE and ROC के numbers are steadily going down thanks to the major shift जो raw material में हुआ है उसकी वजह से margins have impacted. So ROC at 26% and ROE is at 19.6%. Once things settle down, मुझे लगता है वहां पे भी फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी वापस नजर आ सकती है. These are strong numbers. Then debt to equity ratio अगर हम देखते हैं तो which is at 0.06 times and interest coverage ratio अगर आप देखोगे पिडिलाइट का so that is at 39.4 times. तो वो एंगल से अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की में कोई ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आता है. अब गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो व्हाट आर द पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है which is at 69.94%. There is no promoter pledging. Promoters ने एक पैसे का स्टेक प्लेज नहीं किया हुआ है. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट, मतलब प्रमोटर की होल्डिंग अगर निकाल देते हैं तो बचा हुआ जो फ्री फ्लोट है उसमें institutional investors are holding 62.77%. So effectively FIIs are holding 11.57% and DIIs are holding 7.3%. Mr. Bharat Puri, who is the managing director of Pidilite, has vast experience of 3 decades. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनके पास इन FMCG एंड पेंट इंडस्ट्री, एंड मिस्टर पुरी इज एसोसिएटेड विद Pidilite फॉर लास्ट 12 years. From last 12 years he is there. Negatives क्या है? Promoter shareholding has been decreasing in minuscule terms for Pidilite since last 5 quarters. तो वहां पे promoters ने कुछ stake वहां पे कम किया है. अब वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे तो लास्ट 10 years में कंपनी हैज गिवन रिटर्न्स ऑफ 28.63% CAGR रिटर्न्स है. तो करंट पी इज एट 88. अगर 1 साल 3 साल और 5 साल की पी रेशियो आप देखोगे तो उसके वो कंपैरिजन ऑलमोस्ट वही है. 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम वैल्यूएशन. कोई ऐसा डायरेक्ट प्लेयर नहीं है पीयर टू पीयर कंपैरिजन करने के लिए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट्स व्हाई वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू से दैट. बट देयर आर सम कंपनीज जिनके कुछ मतलब सेगमेंट्स है जो इनके साथ compete करते हैं, बट डायरेक्ट वहां पे हम कैलकुलेशन वैसे नहीं कर सकते. तो ओवरऑल आई थिंक द प्रीमियम वैल्यूएशन इज देयर बिकॉज ऑफ द मोड्स दीज कंपनीज आर एंजॉयिंग. एशियन पेंट्स हो या फिर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हो. सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.